डिबेटेबल है। वीएफएक्स के पीओवी से जाएं तो वो अब आउटडेटेड हो चुकी है, उससे बहुत अच्छी अच्छी इंडियन मूवीज भी आ चुकी है। सो यार ओके, मैंने बाहुबली आज से लगभग 10 साल पहले देखी थी, जब मैं काफी छोटा था। एंड उसके बाद से टाइम बदल गया, ऑडियंस बदल गई, एंड मोर ऑब्वियस मूवी की टेक्नोलॉजी भी पूरी तरीके से बदल गई है। एंड 10 साल पहले जब मैंने इस मूवी को देखा था, मुझे बस 2 चीजों से मतलब थी। एक तो ये मूवी बहुत ज्यादा बड़ी है, जो कि अब तक इंडियन मूवी में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था, एंड दूसरी, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। और हाल फिलहाल में जब मैंने इस मूवी को देखा, मैं और ज्यादा मैच्योर, और ज्यादा इंटेलेक्चुअल, और मैंने वर्ल्ड सिनेमा को और ज्यादा एक्सप्लोर किया था। जिसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा इस मूवी को देखने का नजरिया पूरे तरीके से बदल गया। इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं और बहुत सारी बुरी चीजें भी, जिसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो में एंड तक रहना। मुझे इस पूरे सर्किट में, यानी कि बाहुबली इतने साल बाद देखने के बाद, ऐसा फील होता है कि इस मूवी का सबसे बड़ा कैरेक्टर कभी भी बाहुबली या भल्लाल देव या कोई और कैरेक्टर नहीं था, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था इसका किंगडम, यानी कि महेशमती। खैर, अभी तो बस 10 साल हुए। मैं यकीन मानता हूँ कि अगर 20 साल बाद भी अगर कहीं पे भी महेशमती का नाम लिया जाएगा, तो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा किंगडम, बहुत बड़े बड़े स्टैचू एंड हजारों सैनिक आ जाएंगे, इवन कि ये असली भी नहीं थे। एंड मोर इम्पोर्टेंट, आपके नजर में आएगी एक आइडेंटिटी, जैसा कि अक्सर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की मूवीज को याद करके आता है। बट यू नो सैड चीज क्या है कि बाहुबली के बाद सैकड़ों फिल्में आ चुकी हैं, बट अभी तक भी कोई ऐसा एसेंस अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग में नहीं ला पाया, बिना किसी डेडिकेटेड डायलॉग्स के। पूरी महेशमती की फंक्शनैलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, पावर डायनामिक्स एंड मोर इम्पोर्टेंट उनके लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। सो फॉर मी, हो सकता है कि ये लॉर्ड ऑफ द रिंग या हैरी पॉटर या फिर ब्लेड रनर्स की मूवीज की तरह बहुत ही वास्ट ना हो। आई वुड से एक कैरेक्टर है मेरे लिए, जो कि मुझे लगता है कि एक लंबे टाइम तक मुझे याद रहने वाला है। जिसके बाद बात करूं बाहुबली की, तो बाहुबली का कैरेक्टर पहले तो मुझे बहुत एपिक लगता था, बट जब इस बार मैंने इस मूवी को देखा, मुझे बहुत ही लेस रिटर्न कैरेक्टर लगा। मुझे ऐसा लगता था कि भाई ऐसा कैसे यार, इसको तो इस कैरेक्टर को अच्छे से लिखा ही नहीं गया, ये अचानक से कुछ भी करी जा रहा है, उसकी पावर्स कहाँ से आई, क्या हुआ, कुछ डिफाइन कहीं नहीं किया गया। जबकि इसको ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि ये कोई गॉड लाइक कैरेक्टर है, तो ये इतने बड़े बड़े वाटरफॉल्स पार कर जा रहा है, इतने बड़े बड़े पत्थर उठा रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा है। बट फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है कि एस.एस. राजामौली ने इस कैरेक्टर को ऐसा लिखा ही नहीं कि आपको ये कोई ह्यूमन लगे। इट्स मोर लाइक कि उन्होंने इसे कोई लेजेंड बना के हमारे सामने रखा है, या फिर कोई मिथिकल कैरेक्टर जिसके बारे में लोगों को ज्यादा पता होना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि राजामौली सर ने इस कैरेक्टर को जानबूझकर कोई डेप्थ नहीं दी, ताकि मैं और मेरे जैसे जितने भी बाहुबली फैन हैं, वो इस कैरेक्टर के बारे में और जानने को उत्सुक हो। राजामौली ने ये सोचा कि अब इंडियन सिनेमा को लॉजिक नहीं चाहिए, वो लॉजिक से ज्यादा इमोशन को लेकर चलना चाहते हैं। बाहुबली का कैरेक्टर सोच लो एक बार, अगर आप इसको लॉजिक से देखने जाओगे तो आपको ये बहुत बेतुका कैरेक्टर लगेगा कि इतने स्लिपरी माहौल में ऐसी बारिश हो रही है, उसके अंदर वो वाटरफॉल क्लाइंब कर रहा है, इतने बड़े बड़े जंप मार रहा है। इज दिस पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट। बट यू नो, इन सीन्स को देखते टाइम आप अपने लॉजिक को खुद ही बंद कर दोगे। जब वो बीजीएम के साथ वो क्लाइंब करना शुरू करेगा, आप भूल जाओगे कि ये इंसान है और ये जो चीजें कर रहा है वो इम्पॉसिबल है, और आपको यकीन भी होगा कि वो कर लेगा। मानो आप अपने दिमाग को कह रहे हो कि भाई तू चुप कर जा, मुझे बस सीन को एंजॉय करने दे। सो यस, मुझे लगता है कि बाहुबली का कैरेक्टर एक लेस रिटर्न है, बट ये कोई क्रिएटिव मिस्टेक नहीं, बल्कि जीनियस्टिक अप्रोच है। बाहुबली को जब मैंने देखा था तो मुझे ये बहुत ग्रैंड लगी थी, एंड इसका बहुत बड़ा रीज़न इसका वीएफएक्स था। बट आगे चल के जब इंटरनेट थोड़ा बूम हुआ, मैंने कॉरिडोर, एक वीएफएक्स चैनल है जो कि वीएफएक्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बाहुबली को ब्रेक डाउन कर रहे थे, एंड उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स उन्होंने दिखाई कि उनके फिजिक्स इलॉजिकल थे, उनके ग्रीन स्क्रीन कहीं कहीं फ्लैश हो रहे थे, उनके बहुत सारे पैची वीएफएक्स थे। इन सब चीजों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो वो चीज तब इतनी ग्रैंड थी कि ये सब चीजें हो सकती है, इसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। पर इस मूवी को जब मैं अब देखने वाला था, उससे कुछ देर पहले मैंने ये सोचा था
कि हो सकता है कि ये कॉरिडोर की वीडियोस की वजह से मेरा बाहुबली को देखने का एक्सपीरियंस थोड़ा खराब हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि यहाँ पे वीएफएक्स खराब है, यहाँ पैची ग्रीन स्क्रीन है, यहाँ पे फिजिक्स कोई लॉजिक नहीं बनाता। बट यू नो, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, इवन कि मुझे और ज्यादा पसंद आई ये मूवी। एंड इसका एक बहुत बड़ा रीजन है इसका म्यूजिक। यस, हो सकता है कि बाहुबली का वीएफएक्स इंडियन मूवीज के हिसाब से बहुत आगे था, तो लोगों ने इसको सीजीआई एंड वीएफएक्स के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। बट यू नो, मुझे कैसा लगता है, मुझे लगता है कि इस मूवी को गलत चीज के लिए अप्रिशिएट ज्यादा किया गया, क्योंकि इस मूवी का सीजीआई वीएफएक्स जो था वो तो था ही, बट इस मूवी का म्यूजिक इज द मोस्ट पावरफुल थिंग जो कि इस मूवी में हो सकती थी। लाखों अच्छी चीजों में इसका म्यूजिक कहीं अंडर अप्रिशिएट रह गया, क्योंकि इस मूवी को जब मैंने देखा, बजाय इसके कि मुझे पता था कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें खराब है, स्टिल मूवी जहाँ शुरू होती है एंड उसका म्यूजिक जहाँ शुरू होता है, हर एपिक सीन के पीछे जो एक ट्रिगर सा बजता है एक म्यूजिक का, वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है, जहाँ पे आप सारे मिस्टेक्स को भूल जाओगे और आप बस एंजॉय करोगे। हर डेडिकेटेड सीन्स के लिए एक डेडिकेटेड म्यूजिक सीक्वेंस होना सिर्फ बजट बढ़ाने के लिए नहीं था। आप कोई भी सीन उठा लो एंड उसका म्यूजिक बंद कर दो, उसके बाद वो सीन शायद उतना इम्पैक्टफुल आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी साउंड इंजीनियरिंग इतनी शानदार है। हो सकता है उसके बाद आप इस मूवी के लॉजिक ढूंढने लग जाओगे कि भाई यहाँ तो ऐसे होना चाहिए था, यहाँ वह होना चाहिए था, यहाँ इतना ऊंचा हो ही नहीं सकता, यहाँ ये पत्थर उठा ही नहीं सकता। बट उस मूवी का म्यूजिक आपको यकीन दिला देगा कि ये कैरेक्टर ऐसा कर सकता है। खैर, मैं सारी अच्छी बातें करने इस मूवी के नहीं आया, मेरे पास बहुत सारे खराब पॉइंट्स भी हैं, बट मैं मेजरली 2-3 पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहूंगा। एंड सबसे ज्यादा अंडर रिटन या मैं कहूँ सबसे बड़ा फ्लॉ जो था इस मूवी में, मुझे अवंतिका का कैरेक्टर लगा। जहाँ मैंने कहा कि शिवा का कैरेक्टर अंडर रिटन होना एक जीनियस्टिक अप्रोच थी, बट अवंतिका के कैरेक्टर को अच्छे से ना लिखना एक टोटली मिस्टेक है, क्योंकि पूरी मूवी में अवंतिका का कैरेक्टर आपको कोई वाइब नहीं देगा। आप फिल्म को शुरू से एंड तक देख लो एंड उसमें से अगर अवंतिका को साइड कर दो तो इस मूवी के पूरे सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी नहीं। तमन्ना भाटिया का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा राजामौली के साथ, इसलिए जबरदस्ती उनको इसमें घुसाया गया, इसके अलावा और कुछ नहीं था। इस कैरेक्टर को लिखा गया था इस तरीके से कि ये जंगल में रहती है, एक वॉरियर है, इसके पास अपना एक मिशन है देवसेना को छुड़ाने का, बट व्हाट शी डिड इज शिवा के प्यार में पड़ के रोमांटिक कैरेक्टर सी बन के रह गई। आई मीन, इस कैरेक्टर को लेकर राजामौली बहुत कुछ कर सकते थे। ऑफ कोर्स 10 साल बाद देखने के बाद बहुत सारी और चीजें हमें पता लगती है इसके बारे में, बट मुझे भल्लाल देव का कैरेक्टर थोड़ा सा अटैचमेंट फील हुई। अटैचमेंट नहीं बट स्टिल, हाँ, भल्लाल देव का कैरेक्टर एक बार सोच कर देखो, उसको शुरू से ऐसा दिखाया गया कि ये बहुत ही क्रूल है, बहुत इविल है, बट जो उसके साथ शुरू से अब तक हो रहा था उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आई मीन, वो कुछ भी कर ले, कुछ भी अचीव कर ले, कितना भी बड़ा कुछ कर ले, हर बार यही उसको सुनने को मिलता था कि बाहुबली इज द बेटर। एंड सोचो, ऐसा सालों तक आपके साथ भी हो, व्हाट वुड बी योर इमोशन। मैं उसके इमोशंस को या उसके गलत कामों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि भल्लाल देव का कैरेक्टर भी थोड़ा अंडर रिटन या अंडर अप्रिशिएटेबल था। एसएस राजामौली इस कैरेक्टर के साथ और भी कुछ कर सकते हैं अगर चाहे तो। इस कैरेक्टर को और ज्यादा एक्सप्लोर करवा कर, उसके लिए एक साइड स्टोरी बनाकर, आई नो टाइम बैरियर होता है, 3 घंटे में उन्हें बहुत कुछ बताना था जो उन्होंने बताया भी, बट या देयर स्टिल अ होल जहां से गोल मारा जा सकता है। आई नो आप सोच रहे होंगे इतना ब्ला ब्ला करने के बाद कि मेरा एंड कंक्लूजन था क्या, बाहुबली इज स्टिल अ मास्टरपीस और बस एक नॉस्टैल्जिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। नॉस्टैल्जिया के नाम पे हमने बहुत सारी फिल्में देखी, बट उसको दोबारा जब आप देखोगे अब वो आपको बहुत क्रिंजी सी फील होगी। क्या बाहुबली के साथ भी ऐसा था? आई वुड से डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। एंड इसका रीजन भी बहुत सिंपल है, क्योंकि बहुत सारी मूवीज आती हैं, बहुत सारा करोड़ों हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है और भुला दी जाती है। इनका इंडस्ट्री पर एज इंडिविजुअल कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता, बट बाहुबली जब आई थी पूरी इंडिया की इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया था। आई मीन 2015 से पहले का कोई साल ढूंढ लो, तमिल ऑडियंस तमिल की मूवी देखती थी एंड हिंदी ऑडियंस बॉलीवुड देखती थी। मोर और लेस हर रीजन के पास अपना एक मूवी बॉक्स था जिस लैंग्वेज की वो मूवीज देखते थे। बट द थिंग इज कि बाहुबली जब आई बहुत सारी मेजर लैंग्वेजेस में रिलीज हुई, जिसने उसके लैंग्वेज बैरियर को तोड़ दिया। अब लोग मूवीज को एंजॉय करने लगे लैंग्वेज से परे हटके। एंड यही रीजन था कि उसने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया, प्लस बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी छोड़ा। मतलब 2015 के बाद लैंग्वेज सेकेंडरी हो गया एंड कंटेंट प्राइमरी। आई मीन बाहुबली एक रेवोल्यूशन ही था, क्योंकि बाहुबली ने
जितना बिजनेस किया उसने प्रोड्यूसर्स का कॉन्फिडेंट बिल्ड किया। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आए जिन्होंने सोचा देखा कि हाँ, पैन इंडिया अगर आप मूवी को रिलीज करोगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप बड़े बजट की मूवीज भी फंड कर सकते हो एंड वहां से रिटर्न अच्छा खासा आ सकता है। एंड उसके बाद हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐसे देखे जहां से रिटर्न अच्छा आया भी, यानी कि अगर स्टोरी लाइन एंड विजन में दम हो तो रिस्क लिया जा सकता है। आई मीन इससे बड़ी इम्पैक्टफुल मूवी स्पेशली फॉर इंडियन सिनेमा मुझे नहीं लगता कोई और भी थी। एंड अभी भी बाहुबली से सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप एक नए प्रोड्यूसर हो या इस लाइन में जाने का आपका कोई प्लान है, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। लेकिन स्केल का मतलब सिर्फ आपको बड़े बजट की मूवीज बनाना नहीं, बल्कि आपका विजन भी बहुत बड़ा होना चाहिए। लोगों को बड़ी वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत पसंद है, बट वर्ल्ड बिल्डिंग में सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना नहीं, बल्कि उसको एक आइडेंटिटी देना, यानी कि वो यादगार बन जाए, ऐसा कुछ आपकी वर्ल्ड बिल्डिंग में भी होना चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इमोशन हमेशा किसी भी चीज से ऊपर है। आपकी मूवी को आपका इमोशन ही ड्राइव करेगा। आई मीन ना कि CGI एंड VFX जो आज परफेक्ट लग रहा है कल आउटडेटेड लगेगा, बट इमोशन ऐसी चीज है जो आज भी अगर आपको फील करवाती है तो कल भी लोगों को फील करवाएगी। एंड सिर्फ इसी वजह से बाहुबली आज भी उतनी ही रिलेटेबल है। VFX के POV से जाएं तो वो अब आउटडेटेड हो चुकी है, उससे बहुत अच्छी अच्छी इंडियन मूवीज भी आ चुकी है। सो ये था मेरा एक बाहुबली रिव्यू, या मैं कहूँ कुछ कुछ बातें मैंने बाहुबली के बारे में जो 10 साल बाद देखने के बाद एनालाइज की। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और पुरानी मूवी देखूं एंड उसके बारे में हम बात करें तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वरना मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।